जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है हॉर्टिकल्चर। ये यूपी पीसीएस मेंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें प्री लास्ट ईयर कई बार ऐसा हुआ कि क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि 2-3 क्वेश्चंस को मैंने पीवाईक्यू को यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर दिया। मेजर फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई हैं, या उत्तर प्रदेश सरकार ने हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाई, क्या क्या स्कीम्स और प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। एक ये क्वेश्चन हो गया जो कि यूपी पीसीएस मेंस में हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड पूछे गए। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में फ्लावर्स यानी कि फूल की खेती से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या प्रॉस्पेक्ट हैं। प्रॉस्पेक्ट का मतलब फ्यूचर, एक तरह से एस्पिरेशन, फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या है, या क्या क्या आशाएं हैं और क्या क्या पोटेंशियल है। तो क्या प्रॉब्लम्स और क्या पोटेंशियल थे उत्तर प्रदेश में फ्लावर से संबंधित। एक बार ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया। चैलेंजेस टू प्रमोट विटीकल्चर इन उत्तर प्रदेश। यूपी में विटीकल्चर को प्रमोट करने के क्या क्या समस्याएं हैं। विटीकल्चर का मतलब कि ग्रेप वाइन यानी अंगूर, अंगूर की खेती से संबंधित उत्तर प्रदेश में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। नेक्स्ट क्या है, हाउ सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपका जो विटीकल्चर है यानी कि अंगूर की खेती उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की बढ़ोतरी में कैसे ये सपोर्टिव हो सकती है। तो एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया। इस तरह से ये हॉर्टिकल्चर का जो टॉपिक्स है इसमें डिफरेंट डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे गए। एक तो नॉर्मल वे में हॉर्टिकल्चर पे ही पूछ लिया गया, और दूसरे नंबर पे जो स्पेसिफिक हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड क्रॉप्स हैं उस पर पूछे गए, जिसमें एक देखिए फ्लावर हो गया और आपका विटीकल्चर हो गया। इसका मतलब कि फ्यूचर में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपका बनाना हो गया, आपका मैंगो हो गया, और विटीकल्चर यानी अंगूर तो है ही, और संतरा यानी कि ऑरेंज, ठीक है, गुआवा, और फूड प्रोसेसिंग। इस तरह से 4-5 क्वेश्चन अभी जो यूपी पीसीएस के दिमाग में फ्रेम बन रहा है वो पूछे जाने का फ्यूचर में। उसमें से एक मैंगो के प्रोडक्शन से रिलेटेड, आपका बनाना से रिलेटेड हो सकता है, विटीकल्चर हो ही चुका है, ऑरेंज पे पूछा जा सकता है। ऑरेंज मतलब संतरे, किन्नू जो है, या आपके जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इस तरह के सिट्रस फ्रूट जो हैं। और उसके अलावा जो है फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर हम कोशिश करेंगे कि सारे डायमेंशन से कहीं ना कहीं किसी तरह से कवर कर लें। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये फूड प्रोसेसिंग वाला, तो इसको मैंने कहीं कहीं बीच बीच में इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इसके रिलेटेड एक स्पेसिफिक हमारे पास हैंड बिल मिल गया था या हैंड आउट था, जो कि डिलॉयट करके एक एजेंसी है, $1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश के लिए यूपी गवर्नमेंट को सहायता देती है। तो उसी का एक हैंड बिल था या हैंड आउट था, जो कि मैंने अपने इसी चैनल पे ही, टेलीग्राम चैनल पे इसी नाम से है, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी, और वहाँ पे उसको अटैच कर दिया है। तो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सारे के सारे उसमें बहुत ही डिटेल में बॉक्स की तरह या कुछ इस तरह से डायग्राम की तरह डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो आप लोग उस हैंड आउट को डाउनलोड कर लें और वहाँ से फोटो कॉपी करा के भी पढ़ सकते हैं फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड। हम ओनली और ओनली ये इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत ही कम्पैक्ट फॉर्म में अवेलेबल है उसी हैंड आउट में, तो इसको हम छोड़ देंगे फूड प्रोसेसिंग के, बट उससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जगह जगह हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर के बारे में। आज हम ओनली एक नॉर्मल या यूजुअल वे में हॉर्टिकल्चर को देखेंगे, और उसके बाद स्पेसिफिक क्रॉप्स की कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप हॉर्टिकल्चर की, कहाँ पे मैंगो यानी कि आम, कहाँ पे अमरूद, कहाँ पे इमली, कहाँ पे आपका गुआवा, ठीक है, यानी कि ऑरेंज, कहाँ पे जैक फ्रूट्स, इस तरह से यानी कटहल, कहाँ कहाँ कौन कौन सी क्रॉप्स पैदा हो रही हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या क्या स्टेप उठाई हैं
और इन क्रॉप्स को प्रोडक्शन करने में क्या क्या समस्याएं उत्तर प्रदेश सरकार के सामने आ रही हैं और इसके प्रॉस्पेक्ट या पोटेंशियल्स क्या हैं, फ्यूचर के मतलब कि क्या क्या आशाएं हैं और कहाँ तक पोटेंशियल को उत्तर प्रदेश स्टेट जो है इसको हार्वेस्ट कर पा रहा है। ठीक, देखिए अगर हॉर्टिकल्चर की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, एक तरह से ये अल्टरनेट सोर्स है किसानों का। तो अल्टरनेट सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर फार्मर्स नंबर 1 पे पॉइंट हो गया। दूसरे नंबर पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ प्रैक्टिस में है एग्रीकल्चर में, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो है लोगों की, या तो जीरो या माइनस में है। बहुत ज़्यादा लोग एक पार्टिकुलर छोटे से पैच ऑफ लैंड पे खेती करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या तो जीरो होती है या तो लो होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का समाधान कहाँ पे है, आपके पास हॉर्टिकल्चर में है। बहुत ये हॉर्टिकल्चर कंपेयर टू जो नॉर्मल जनरल एग्रीकल्चर होता है उसके मुकाबले में इसमें एम्प्लॉयमेंट का सोर्स ज़्यादा है। अगर 1 हेक्टेयर लैंड में जो नॉर्मल जैसे कि धान गेहूं की फसल उगाई जाती है उसमें अगर 2 वर्कर की जरूरत पड़ती है तो इसमें 5 वर्कर की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब ये, तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का साधन भी बन सकता है। तो ये हाईली एम्प्लॉयबिलिटी भी है इसमें। ठीक है, तो नंबर 1 पे क्या है, ये अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा फार्मर का। दूसरे नंबर में हाईली एम्प्लॉयबल है, बहुत ही हाईली एम्प्लॉयबल है, मतलब कि हाईली इंटेंसिव एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का साधन भी बन सकता है ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जीडीपी ग्रोथ में भी सहायता दे सकती है, क्योंकि जब इनकम होगा, अर्निंग होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट होगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा और इस तरह से ये जीडीपी का भी साधन बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, खासकर इसके यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की जितनी भी इंडस्ट्रियां आपकी एग्रीकल्चर या फूड्स या क्रॉप्स को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करती हैं, तो उन इंडस्ट्रीज को ये बूस्टअप देगा आपका हॉर्टिकल्चर। ठीक है, जैसे कि आपका मैंगो हो गया, उससे तरह तरह की चटनी हो गया, फ्लेक्स हो गया, और आपका केचप क्या क्या बनाए जाते हैं, ऐसे आपके गुआवा हो गया। ठीक है, उससे भी बहुत ही वैरायटीज बनाई जाती हैं, कुछ ब्यूरेज बनाई जाती हैं। तो उस तरह की एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी बूस्टअप करता है। तो ये एलाइड एक्टिविटीज को भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक का एक तरह से साधन है, सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यूपी की अगर बात करें तो बहुत हाई लेवल पे यूपी में पोटेंशियल भी है हॉर्टिकल्चर से को हार्वेस्ट करने का। यूपी इटसेल्फ फैला हुआ है टोटल 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स पे, और हमने लास्ट क्लास में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स का पूरा डिटेल में डिस्कशन किया था। और उसके अलावा यूपी बहुत बड़ा साधन है एम्प्लॉयमेंट्स का, मतलब कि लेबर फोर्स का सप्लाई भी है, तो बहुत बड़ा मार्केट सप्लाई भी है और लेबर फोर्स का भी सप्लाई है। सप्लाई भी यूपी से होता है, तो लेबर फोर्स भी अवेलेबल है और उसके अलावा एक्सेस टू मार्केट एट लोकल लेवल पे भी है। तो लोकल लेवल पे मार्केट यानी यूपी की जनसंख्या खुद इतनी बड़ी है कि वहाँ बहुत ज़्यादा हाई डिमांड्स है इस तरह के क्रॉप्स के। अच्छा, हाल के दिनों में हमने ये देखा कि जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, जैसे कि आपका फिशरीज हो गए, चिकन्स हो गए, एग्स हो गए, उसका डिमांड बढ़ा है। ऐसे हॉर्टिकल्चर के जो क्रॉप्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसका भी कंजम्पशन हाल के दिनों में बढ़ा है। तो यानी कि पीपुल्स चॉइस एंड टेस्ट भी बदल गए हैं पिछले 10-20 सालों में, आपने देखा होगा। और पीपुल जो चॉइस और टेस्ट बदलने का मतलब यह है कि लोग इस तरह की जो हाईली न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट्स होते हैं फूड्स के, फूड इंटेक्स के, उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए इसकी डिमांड्स और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो हमको कहीं ना कहीं इस पोटेंशियल को हार्वेस्ट करना है। तो ये सारे के सारे एक तरह से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हमने सीक्वेंस वाइज आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। अब हम देखते हैं कि ये हॉर्टिकल्चर है क्या भला, हॉर्टिकल्चर हम किसे कहते हैं। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है, ये लैटिन वर्ड से बना हुआ हॉर्टस। लैटिन वर्ड क्या है आपका, हॉर्टस। हॉर्टस का मतलब गार्डन होता है, या हॉर्टर का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन। हॉर्टस का मतलब गार्डन यानी कि बाग या बगीचा। हॉर्टस ये लैटिन वर्ड है, उसी से हॉर्टिकल्चर बना है। इसका मतलब होता है गार्डन यानी कि बाग या बगीचा। और दूसरा मतलब इसका ये निकल सकता है कि कल्चर यानी कि कल्टीवेशन। तो हॉर्टिकल्चर किससे बना हुआ है आपका, हॉर्टस वर्ड से। हॉर्टस का वर्ड ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब गार्डन यानी कि बाग या बगीचा, और ये कल्चर भी इसी का मतलब होता है। ठीक है, यानी कि हॉर्टस मतलब कल्चर, हॉर्टस मतलब बाग या गार्डन। हॉर्टिकल्चर्स में हम कुछ पार्टिकुलर क्रॉप्स को ही ओनली इंक्लूड करते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपका फ्रूट्स हो गया, आपका वेजिटेबल्स हो गया, पोटैटोज हो गया, फ्लावर्स हो गया, स्पाइसेस हो गया, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, एरोमेटिक प्लांट्स हैं, और बिटल वाइन है, बी कीपिंग है, मशरूम्स हैं। ये सारे के सारे क्रॉप्स आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे
हम ये दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर को फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि पोमोलॉजी हो गया, ओलेरी कल्चर, फ्लोरी कल्चर, बी कीपिंग, ठीक है, वाइन, VINE वाइन, ठीक है। इस तरह से फर्दर हम इसको अलग अलग उसमें क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो है फ्रूट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है और हाईली न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट्स है, और उसके अलावा पीपल्स का डिमांड भी बढ़ता चला जा रहा है। और वेजिटेबल्स है, ये भी उत्तर प्रदेश है, कहीं ना कहीं फ्रूट्स की बात अगर हम करते हैं तो तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश का रैंक रहता है। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सेकंड नंबर पे इसका उत्तर प्रदेश का रैंक है ऑल ओवर इंडिया के प्रोडक्शंस में। पोटैटो में उत्तर प्रदेश का रैंक पहला है, फ्लावर में भी यूपी का बहुत अच्छा रैंक है। और स्पाइसेस, अगर हम फ्लावर की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, हम इसको वैसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट हम आपको 2-3 पॉइंट बता दें। देखिए फ्लावर्स का यूज कहाँ होता है, मेनली टू फैसिलिटेट एंड टू पे द होमेज एट रिलीजियस साइट्स। टू पे द होमेज एट रिलीजियस साइट का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि कोई भी मंदिर है, कोई भी गुरुद्वारा है, कोई भी मज़ार है, वहाँ पे लोग ले जा करके फ्लावर चढ़ाते हैं, ठीक है, फूल को एक तरह से प्रेजेंट करते हैं या पे कर एक तरह से होमेज, टू पे द होमेज मतलब कि वहाँ फ्लावर चढ़ाते हैं, ठीक है, फूल चढ़ाते हैं, जो अपनी मन्नत मानते हैं, ठीक है। इस तरह से लोगों का एक क्रीड है, एक बिलीफ है। तो इसकी डिमांड से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बहुत ही हाई लेवल पे है, क्योंकि जितने मठ, जितने भी मज़ार, जितने भी आपके गुरुद्वारे और जितने भी धार्मिक स्थल यूपी में हैं, उतना किसी और स्टेट में है ही नहीं। तो इस तरह से यूपी के अपना एक अपनी पोटेंशियल्स है, और वहाँ फ्लावर की बहुत हाई लेवल पे डिमांड भी है कि जितने भी मठ, जितने भी गुरुद्वारे। अच्छा, दूसरे नंबर में इस फ्लावर का दूसरा यूज़ क्या है? दूसरा यूज़ क्या है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं और या कोई भी इस तरह से सेरेमनीज होती है, तो लोगों को फ्लावर का बुकेट पेश किया जाता है या फ्लावर का गार्लैंड यानी माला प्रेजेंट किया जाता है, तो उसका भी बहुत हाई लेवल पे डिमांड है। आपने देखा होगा कि पूरी पूरी मैरिज हाउसेस में पूरी पूरी उससे फ्लावर से गाड़ियों को एक तरह से लोग रचा बसा देते हैं, सजा देते हैं। तो इस तरह से सेरेमोनियल ओकेजन पे भी फ्लावर का यूज़ है, दूसरे नंबर पे पॉइंट हो गया। तीसरे नंबर पे फ्लावर्स का यूज़ यह है कि जो फ्रेगनेंस इसका यूज़ किया जाता है या इससे एरोमा निकाला जाता है, यानी इससे एब्स्ट्रैक्ट इसका जो रस होता है ऑयल फ्लावर का, और उससे अतर बनाया जाता है, सेंट हो गया, स्प्रे हो गया, परफ्यूम हो गया। और यूपी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है, इस मामले में, स्प्रे बनाने के मामले में, सेंट के मामले में। जैसे नंबर 1 पे आपका सेंट बनाने की अगर बात की जाए तो, या अतर भी कहते हैं कुछ लोग, वो आपका कन्नौज है। तो कन्नौज अतर के लिए या सेंट के लिए, परफ्यूम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ऑल इंडिया और ऑल वर्ल्ड जो है। और उसके अलावा जौनपुर में भी अतर बनाया जाता है, आपका यहाँ पे भी बनाया जाता है, क्या कहते हैं, गाजीपुर में। ये 2-3 शहर हैं, वहाँ बहुत हाई लेवल का डिमांड है इसका। अच्छा, हापुड़ में भी इसके कुछ है प्रोसेसिंग का वर्क होता है फ्लावर्स का, और वो अतर वगैरह का रॉ मटेरियल जो वहाँ भी प्रिपेयर किया जाता है। या फ्लावर का बहुत बड़े एरिया में खेती करते हैं, हापुड़ हो गया, अलीगढ़ हो गया, इस एरियाज में, और वो सप्लाई करते हैं डायरेक्टली उन्हीं फैक्ट्रीज को जहाँ पे परफ्यूम बनाया जाता है। तो इस तरह से 2-3 बेसिक वर्क है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन यूपी में आपको जो पूछा गया, इसके पीछे लॉजिक क्या था, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर इन उत्तर प्रदेश। जैसे मान के चलिए कि उसी टाइम पे आपका ये हुआ, अरे मतलब कॉन्सेक्रेशन ऑफ राम टेम्पल, ठीक है, यानी कि इनाग्रेशन हुआ राम टेम्पल का, वहाँ भी बहुत हाई लेवल पे। उसके अलावा जो ये आपका कितने सालों के बाद, 11 या 12 साल के बाद आपका स्नान होता है महाकुंभ मेले का, तो वहाँ पे भी बहुत भारी मात्रा में उसकी डिमांड होती है। वाराणसी, मथुरा, अयोध्या, काशी, गोरखपुर, हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई मठ है, कोई ना कोई आपका मज़ार भी है, कोई गुरुद्वारा है, कोई जैन स्थल, कोई बौद्धिक स्थल है, और वहाँ पे फ्लावर को लोग टू पे द होमेज, ठीक है, अपने क्रीड और उसके आधार पे इसको बनाते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट्स है, इसीलिए ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में बनता है, ठीक है, और इसीलिए ये पूछा गया था। हम अपने टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया आपके सामने, फ्लावर्स हो गया, स्पाइसेस की भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके अलावा मेडिसिनल प्लांट, एरोमेटिक प्लांट्स, ये सारे के सारे हो जाएंगे। और बिटर वाइन्स का मतलब क्या होता है आपका, पान यानी कि जैसे बनारस हो गया, वहाँ का स्पेशल पान है, वो आपका पान खाने वाला बनारस में। अगर बिटर वाइन यानी कि वाइन का मतलब क्या होता है आपका, बेल, जो लस्सी है बेल, उसको वाइन कहते हैं। जैसे अंगूर, उसको भी वाइन भी कहा जाएगा, ग्रेप वाइन हो गया, ठीक है। ऐसे ये बिटर वाइन,
बिटल वाइन का मतलब पान की पत्ते की जहाँ खेती होती है, इसे बांदा, महोबा। महोबा क्या है आपका, बिटल वाइन के लिए उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है और बहुत बड़े एरिया में वहाँ पे लोग खेती करते हैं, बहुत हाई लेवल का पोटेंशियल है। और बी कीपिंग की अगर बात करें, जैसे खासकर आपका वेस्टर्न यूपी यानी जैसे सहारनपुर हो गया, बी इसके लिए बी कीपिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आपका रायबरेली में भी बहुत भारी मात्रा में इसकी खेती की जाती है। सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाने की बात चल रही है सहारनपुर में, इसीलिए बी कीपिंग का बहुत भारी मात्रा में बुलंदशहर में भी खेती होती है। बट ये मशरूम को ले लेते हैं, यूपी के अलग अलग पॉकेट्स में मशरूम की भी खेती होती है। एक पॉइंट हमने अलग से जोड़ दिया है, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। तो क्योंकि इन सारे ज़्यादातर आपने हॉर्टिकल्चर के क्रॉप्स को देखे होंगे कि सारे के सारे ये फूड प्रोसेसिंग के बिना वो एक तरह से यूजलेस हैं। उनको पैकेज करना, उनको स्टोर करना, उनको प्रिजर्व करना, प्रोटेक्शन देना और प्रॉपर उसका एक तरह से सिंथेसाइज करना, ठीक है, ब्रांडिंग करना, डिजाइनिंग, सब कुछ इसी में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, देखिए रोल एंड पोटेंशियल ऑफ उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। हमारा अगला टॉपिक क्या है, रोल एंड पोटेंशियल ऑफ उत्तर प्रदेश। ये क्या है, पोटेंशियल ऑफ उत्तर प्रदेश, ये यूपी की बात चल रही है, ओनली यहाँ पे देखी जाएगी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का हॉर्टिकल्चर में क्या रोल है, उत्तर प्रदेश में क्या क्या पोटेंशियल्स हैं या सिग्निफिकेंस भी हम कह सकते हैं आपका हॉर्टिकल्चर के मामले में। तो नंबर 1 पॉइंट हमने क्या रखा है, देखिए यूपी का पहला स्थान है, रैंक इन फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ मैंगो। उत्तर प्रदेश जो है मैंगो के प्रोडक्शन में पहला स्थान है। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मैंगो कहाँ पैदा होता है, आपका यूपी का। जैसे कि अगर मैंगो की अलग अलग वैरायटीज हैं, अगर लंगड़ा आम की बात करेंगे तो वाराणसी का है, चौसा आपका इधर है, यहाँ ये वेस्टर्न यूपी में सहारनपुर और आपका बड़ौद बागपत का वो है, सफ़ेदा आम प्रसिद्ध है। और दशहरी आपका लखनऊ मलिहाबाद का जो प्रसिद्ध है। तो अगर ईपी सेंटर की बात करेंगे मैंगो की तो आपका सहारनपुर हो गया, आप सहारनपुर के बाद जो है लखनऊ हो गया, ठीक है, और उसी के बगल में उन्नाव भी है, ठीक है। तो लखनऊ, उन्नाव, सहारनपुर, इस तरह से और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में पैदा होता है आपका मैंगो। गुआवा की बात करेंगे तो ये बदायूं हो गया, आपका कौशाम्बी हो गया, यानी कि अमरूद। आंवला प्रतापगढ़ में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और पोटैटो पूरे स्टेट में होता है, पूरे इंडिया में भी पहले स्थान में प्रोडक्शन के मामले में आपके ये सारे हैं। ग्रेप्स, गुआवा यानी अमरूद में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, आंवले में भी पहला स्थान है, पोटैटो में भी पहला स्थान है। मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, मेंशन कर दिया, फर्स्ट रैंक इन प्रोडक्शन से ऑफ यूपी, ठीक है। किसमें, आपका मैंगो, गुआवा, आंवला और आपका पोटैटो। पोटैटो कन्नौज और फर्रुखाबाद का जो बेल्ट है वो मेनली स्पेशली इसलिए जाना जाता है। प्लीज यानी कि मटर जो है जब हरी होती है तो उसको हम एज ए वेजिटेबल्स यूज करते हैं, तो वो हार्टिकल्चर में आ जाती है। वही मटर जब वो पक जाती है और उसके बाद दाल बनाई जाती है तो उसको क्या कहा जाएगा, वो पल्सेज में आ जाएगी वही मटर, ठीक है। तो यहाँ पे पीस का मतलब कि जब मटर हरी हो और उसको वेजिटेबल के तौर पे यूज किया जाए। वाइन क्रॉप्स में बहुत सारे हो गए, जैसे जितने भी लसने वाली बेलें होती हैं सारे के सारे वाइन क्रॉप्स में हो गए। कॉलीफ्लावर्स एंड कैबेज, ये सारे के सारे, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, ठीक है। कॉलीफ्लावर का मतलब क्या होता है, फ्लावर लगा हुआ है, यानी कि फूल हो गया, ये आपका पत्ता गोभी हो गया। इस तरह के प्रोडक्शंस में, इस तरह के क्रॉप्स के प्रोडक्शंस में यूपी का पहला स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट एम टू इंक्रीज एरिया। उत्तर प्रदेश का टारगेट क्या है कि हॉर्टिकल्चर के एरिया को बढ़ाना है प्रोडक्शंस में। पहले मान के चलिए 11% एरिया में उत्तर प्रदेश अगर में खेती होती थी, तो वही एरिया को 2027 तक बढ़ा करके टोटल 16% एरिया में खेती को बढ़ा देना है। तो पहला टारगेट क्या मैंने मेंशन किया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट या सरकार का एक मकसद ये भी है कि जहाँ पे हॉर्टिकल्चर की खेती 11% एरिया में होती थी, उसी को हमको 16% एरिया में खेती को ला करके बढ़ा देना है 2027 तक। ये जो 11% एरिया में एग्रीकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर मतलब कि हॉर्टिकल्चर की जो खेती होती है, यानी कि फ्लावर्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गया, स्पाइसेस हो गया, सारे हॉर्टिकल्चर, या ये 11% एरिया में जो खेती होती है उसका योगदान उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चरल जीडीपी में मात्र 25% है। कितना है, 25% है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नॉर्मल जीडीपी देखते उत्तर प्रदेश की, ओनली जीडीपी, सारे सेक्टर्स को इंक्लूड करते, तो एग्रीकल्चर की भागीदारी उत्तर प्रदेश की जीडीपी में कितना है, या जीबीए में कितना है, 25% है। ओनली एग्रीकल्चर की, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर और एग्रीकल्चर, हमने टोटल 3 सेक्टर में डिवाइड कर दिया। उसमें एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की भागीदारी यूपी के टोटल जीडीपी में 25% है। अब हम ओनली एग्रीकल्चर को ले रहे हैं, जो 25% मैंने बताया उसको अब हम 100% मान ले रहे हैं। अगर हम उसको 100% मान लेंगे तो हॉर्टिकल्चर उसमें हो गया, क्रॉप्स हो गए, फूड ग्रेन्स हो गया,
डेयरी हो गया, एनिमल रियरिंग हो गया, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, लाइव स्टॉक्स हो गया, ये सारे आपके एग्रीकल्चर और एलाइड में हो गए। उसको अब हम 100 मानते हैं। तो उस 100 में हॉर्टिकल्चर का रोल 25% है स्टेट के एग्रीकल्चर जीडीपी में। तो दिस 11% ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्ड एरिया, ठीक है, क्रॉप्ड एरिया कंट्रीब्यूट्स, ये क्या है, एरिया, दिस 11%, यानी ये जो 11% एरिया में हॉर्टिकल्चर होती है उत्तर प्रदेश में, ये 11% एरिया से हम स्टेट के एग्रीकल्चर जीडीपी में कितना पैदा करते हैं, 25% की इसका रोल है, भागीदारी है। तो 25% ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर जीडीपी, ठीक है, 11% एरिया जहां पे आप खेती कर रहे हैं इसकी क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर की, उसका योगदान टोटल एग्रीकल्चरल जीडीपी में कितना है, 25% है। तो दो हमने जीडीपी बताई, एक तो नॉर्मल जीडीपी जब हम आपका सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को कंपेयर करेंगे, सर्विस मैन्युफैक्चरिंग कहिए या इंडस्ट्री कह लीजिए, ठीक है, और दूसरा वनली एग्रीकल्चर देख रहे हैं, तो उसमें उसके जो सब सेक्टर्स हैं, जिसमें आपका एनिमल रियरिंग हो गया, आपका एनिमल हस्बेंड्री कह दीजिए, आपका बी कीपिंग हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, क्रॉप्स हो गया, फूड ग्रेन्स हो गया। अब ओनली एग्रीकल्चर की बात चल रही है, तो उस एग्रीकल्चर में हम क्या देख रहे हैं कि टोटल खेती की जाने वाली जमीन पे मात्र 11% में हम हॉर्टिकल्चर करते हैं। उस 11% का रोल उत्तर प्रदेश के स्टेट के एग्रीकल्चरल जीडीपी में 25% भागीदारी। हमारा टारगेट इस 11% एरिया से खेती जो हॉर्टिकल्चर होती है उसको 16% लेकर के आना है 2027 तक, ये हमारा उद्देश्य है। अभी एक जगह और मेंशन करूंगा मैं इसको दोबारा। State also set a target to increase processing of its horticulture produce from 6% to 20%। उत्तर प्रदेश सरकार का एक उद्देश्य ये भी है कि जो हॉर्टिकल्चर के क्रॉप्स हैं उत्तर प्रदेश में मात्र 6% क्रॉप्स पे प्रोसेसिंग होती है। उन 6% क्रॉप्स की जहां जो प्रोसेसिंग उत्तर प्रदेश में करंट टाइम पे हो रही है उसको बढ़ा करके 20% करना है हमको, ये हमारा दूसरा उद्देश्य है, ठीक है। और इसी टाइम पीरियड में, यानी ये हमने 2023 का अगर मान लीजिए डेटा ले लिया, 22 या 23 का, और 22-23 से हमको क्या है 27 तक क्या है 16% लेकर आना था। ऐसे 22 या 23 में हमारे पास फूड प्रोसेसिंग कितने परसेंट क्रॉप का हो रहा था, 6% का हो रहा था। तो 2027 तक हमको 20% फूड प्रोसेसिंग बढ़ा देना है। कितना, 2027 तक। ये 20% कब तक है, 2027 तक है। ये 2 पॉइंट्स हो गया। यहां सेम टाइम फ्रेम मैंने मेंशन किया है। देखिए 2017 से लेकर के 22 तक क्या है, 2017 से लेकर के 22 तक 2.64% ऑफ हॉर्टिकल्चर फार्म्स वेयर कवर्ड अंडर ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। मात्र 2% या 2.5% कह लीजिए आसानी से समझने के लिए। टोटल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का या एरिया का, टोटल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्ड एरिया का मात्र 2.5% हॉर्टिकल्चर जो है एरिया का क्रॉप्स का ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन से सिंचाई होती थी। अब उसका टारगेट 2027 तक कितना कर दिया गया है, 9% कर दिया गया है, ठीक है। यानी 17 से लेके 22 के बीच में हमारे पास अगर एवरेज ले लें तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्ड एरिया का ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन से जो सिंचाई होती थी वो मात्र 2.64% एरिया पे होती थी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एरिया की। उसको बढ़ा के 9% कर देना है 2027 तक। ये हमारा दूसरा उद्देश्य है, ठीक। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश प्रोड्यूस्ड 76 लाख क्वालिटी सैपलिंग इन गवर्नमेंट नर्सरीज। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश कितनी सैपलिंग पैदा करता है, 76 लाख सैपलिंग गवर्नमेंट की नर्सरी में पैदा किया जाता है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा। 150 हाई टेक नर्सरीज नए स्थापित किए गए हैं यूपी में इजराइल गवर्नमेंट की सहायता से। उन 150 नई नर्सरी जो एस्टेब्लिश की गई यूपी में इजराइल की सहायता से, उसके सपोर्ट से क्या देखा जाएगा कि स्टेट ने नया टारगेट किया है कि 28
करोड़ सैपलिंग एक साल में नया जनरेट किया जाएगा। ठीक है। नाउ विद सपोर्ट ऑफ 150 हाईटेक नर्सरीज, 150 हाईटेक नर्सरीज उत्तर प्रदेश में इस्टेब्लिश की गई हैं। किसकी सहायता से? इजराइल सरकार की सहायता से। उन 150 नई जो नर्सरीज बनाई गई हैं, हाईटेक नर्सरीज 150, उसके द्वारा अब उत्तर प्रदेश का जो नया टारगेट है कि एक साल में 28 करोड़ नया सैपलिंग जनरेट करना या पैदा करना। पहले कितना करता था? 76 लाख पैदा किया जाता था सैपलिंग। सैपलिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो बीज होती है, बीज को डालने के बाद जो छोटे छोटे प्लांट्स निकल जाते हैं, फिर उसको निकाल करके तैयार करके उन प्लांट्स को दूसरी जगह रीप्लांट किया जाता है। ठीक है, तो उसी को सैपलिंग कहते हैं। ठीक, तो उस सैपलिंग को तैयार किया जाता था पहले हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा 76 लाख सैपलिंग एक साल में। अब उसको नया टारगेट कर दिया गया है, 28 लाख दिया जाएगा। और किसकी सहायता से? जो 150 नई हाईटेक नर्सरीज स्थापित की गई हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, यूपी अकाउंट्स फॉर नियरली 20,000 करोड़ एग्रो एक्सपोर्ट एनुअली। एक साल में उत्तर प्रदेश में 20,000 करोड़ रुपये का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होता था, या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट होता था, या एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होता था। एक साल में कितना? 20,000 करोड़ रुपये का यूपी एक साल में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करता था। बट उत्तर प्रदेश के पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट करने की जो क्षमता है एक साल की 50,000 करोड़ रुपए की है। टू अचीव मोर देन 50,000 करोड़, बट हैज पोटेंशियल टू अचीव मोर देन 50,000 करोड़। एक्चुअल में उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट करने की अगर बात करते हैं तो मात्र 20,000 करोड़ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करता था। इतनी वैल्यू का, वर्थ का एक साल में। और पोटेंशियल कितना है? 50,000 करोड़ रुपये की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट करने की उत्तर प्रदेश के पास क्षमता है, जबकि करता मात्र 20,000 की है। यही पॉइंट है, गवर्नमेंट प्लान टू अचीव शिपमेंट ऑफ 50,000 करोड़ एनुअली बाय सेटिंग अप क्रॉप स्पेसिफिक कम्युनिटी बोर्ड। उत्तर प्रदेश सरकार का एक नया प्रपोजल, एक नया प्लान है कि क्रॉप स्पेसिफिक बोर्ड बनाया जाएगा। क्रॉप स्पेसिफिक बोर्ड का मतलब, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पाइसेस बोर्ड फंक्शन करता है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस भी है। जैसे मान लीजिए टी बोर्ड हो गया, कॉफ़ी बोर्ड हो गया, आपका ब्लैक पेपर बोर्ड हो गया, इस तरह अलग अलग बोर्ड्स हैं। ठीक है, कोरिएंडर बोर्ड हो गया, यानी हल्दी, धनिया, मिर्ची, सबकी अलग अलग बोर्ड है उत्तर प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेम सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्हीं बोर्ड्स की तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना पर्सनल क्रॉप स्पेसिफिक बोर्ड बनाने का एक तरह से प्रावधान रखा है। क्रॉप स्पेसिफिक बोर्ड का मतलब कि जैसे मिर्ची के लिए अलग, बनाना के लिए अलग बोर्ड यूपी का बनाया जाएगा, उसके अलावा पोटैटो बोर्ड बनाया जाएगा। तो मेनली पोटैटो और बनाना ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है इसकी, तो उसको हार्नेस करने के लिए या एक तरह से उसके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रपोजल है कि क्रॉप स्पेसिफिक कमोडिटी बोर्ड बनाया जाएगा। ठीक है, ताकि जो 20,000 करोड़ रुपए का एक साल में एक्सपोर्ट होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, उसको 50,000 यानी कि पूरी पोटेंशियल को यूटिलाइज किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वेरिएंट्स ऑफ क्लाइमेट। 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को हम 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्टाइल सॉइल्स उत्तर प्रदेश के पास है, एडिक्वेट वाटर सप्लाई भी उत्तर प्रदेश के पास है, उसके बाद लेबर सप्लाई एंड मार्केट इटसेल्फ, मार्केट भी यूपी बहुत बड़ा है क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो लेबर सप्लाई भी है और मार्केट भी है। ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश के अपने पोटेंशियल्स हो गए। अब हम आगे चलते हैं कि प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस की बात करते हैं कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को पैदा करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उत्तर प्रदेश स्पेसिफिकली, यानी यूपी से अगर हम खाली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस क्या हैं हॉर्टिकल्चर के पैदा करने में। नंबर 1 में देखिए लिमिटेड फाइनेंसिंग। पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, लिमिटेड फाइनेंसिंग। उत्तर प्रदेश में किसानों की जो रकबा है खेती का वो बहुत छोटा होता है, तो स्मॉल और सेगमेंटेड फ्रेगमेंटेड फार्मर्स हैं। 92% फार्मर उत्तर प्रदेश में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं।
तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, उनके पास क्षमता नहीं होती कि इन्वेस्ट कर सकें अच्छा अमाउंट, अच्छी मशीनरी या सैपलिंग या सीड्स, क्वालिटी सीड्स खरीद सकें। इरिगेशन के लिए टाइम टू टाइम जो ज़रूरत होती है या नई टेक्नोलॉजी किसानी में यूज़ कर सकें, ये समस्याएं हैं। तो लिमिटेड फाइनेंसिंग पहले नंबर पे चैलेंज है किसानों का यूपी में। क्यों? क्योंकि इनके पास परचेजिंग पावर कम है और छोटे छोटे किसान होते हैं। 92% सारे के सारे क्या हैं आपका मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं उत्तर प्रदेश में। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है उत्तर प्रदेश में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम एक तरह से बहुत ही वीक है, बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है उसका। जैसे कि कोल्ड स्टोरेज की कमी है, सप्लाई चेन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है सिस्टम उत्तर प्रदेश का। मार्केट प्राइस फ्लैक्चुएशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है जिसके कारण किसानों की इनकम को बढ़ाया नहीं जा पा रहा है या उनको प्रॉपर रेट नहीं मिलता। तो टाइम टू टाइम जो महाजन होते हैं मार्केट के रेट को घटाते बढ़ाते रहते हैं अपनी ज़रूरतों या अपने प्रॉफिट्स को सामने रखते हुए। क्लाइमेट रिस्क है, नया एक समस्या और खड़ी हो रही है सारे क्रॉप्स के लिए कि क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप्स आपको ही उगाना होगा। क्लाइमेट रिजिलियंट का मतलब कि पार्टिकुलर क्रॉप्स के ऐसे सीडलिंग्स या ऐसे सीड्स तैयार किए जाएंगे जो क्लाइमेट बदलने के साथ साथ उसमें सस्टेन कर सकें। तो क्लाइमेट रिजिलियंट है, आपको सीड्स या सैपलिंग तैयार करना होगा, उसके लिए गवर्नमेंट वैसे कार्य भी कर रही है। तो क्लाइमेट रिस्क बहुत बड़ी समस्या है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग हो गया, आपका अर्ली मानसून अराइवल, रिट्रीट और इस तरह की बहुत सारी समस्या, फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, फ्रीक्वेंसी उसकी घटती बढ़ती जा रही है सब चीज़ों की। पेस्ट इन्फेक्शन एंड फंगल अटैक्स आपने देखा होगा। जैसे मान के चलिए पोटैटो ले लीजिए तो रेड ब्लाइट और फ्ला ब्लाइट इस तरह की बहुत सारी डिजीजेज होती हैं जो कि किसानों को अपने फसल को देखना पड़ता है। जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है मेनली उसमें पेस्ट अटैक हो गया, फंगल हो गया, इंसेक्ट अटैक हो गया, बहुत फ्रिक्वेंटली एकर्ड होता है। तो उसका इन्वेस्टमेंट यानी कि जो केमिकल्स होता है बहुत एक्सेसिव लेवल पे तो बहुत कॉस्टली पड़ता है जिसको किसान आसानी से बेयर नहीं कर पाता। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा उनके पास अपडेटेड और अपग्रेडेड इस तरह की मशीनरी या टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन नहीं होती कि कौन सा मेडिसिन, कौन सी दवा कब किस तरह के यूज़ होना चाहिए। उसके बाद देखिए फ्रेगमेंटेड होल्डिंग एंड लो इरिगेशन। फ्रेगमेंटेड होल्डिंग का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे किसानों के जो है खेती के आकार हैं, इसीलिए इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं अप्लाई हो सकता और बहुत ज़्यादा अमाउंट उनका खेती करते समय जैसे जो एग्रीकल्चर इनपुट कॉस्ट है, फर्टिलाइजर हो गया, सीड्स हो गया, लेबर्स हो गया, एनर्जी हो गया, वाटर इरिगेशन हो गया, ये सारा मिसयूज़ हो जाता है, ठीक है। और उसको ढुलाई करने में, ट्रांसपोर्ट करने में छोटे छोटे होते हैं तो मार्केटिंग भी नहीं कर सकते अच्छी आसानी से। तो ये सारी की समस्याएं तो किसान जूझ रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लो इरिगेशन। हमने यहाँ पे जैसे डिस्क्राइब किया था कि जो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन का बहुत कम रोल है उत्तर प्रदेश में, मात्र 2.64% ही हॉर्टिकल्चर में ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन का है। जब ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन को थोड़ी देर के हम ये समझें कि ये कंट्रोल्ड इरिगेशन है। कंट्रोल्ड इरिगेशन का मतलब कि जब भी आपको जितनी ज़रूरत हो उतना पानी उसकी जड़ में या उसके पौधे तक पहुंचा ले जाएं। तो ये बहुत ही हाईली सक्सेस और बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल मेथड्स है, इरिगेशन है, खासकर आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में। तो इस तरह का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है यूपी में और किसान इसको अब धीरे धीरे अप्लाई इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इजराइल की टेक्नोलॉजी के थ्रू खासकर यहाँ बुंदेलखंड वगैरह में इसकी बहुत सारी इनिशिएटिव्स उठाई हैं। जब हम इरिगेशन पढ़ेंगे तो उसमें सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। देखिए लो इरिगेशन या सारी की सारी चीज़ें पॉइंट आ जाएंगे। मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट बैरियर भी यूपी में कहीं ना कहीं समस्याएं हैं और उसके लिए हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार ने कई एक काम किए हैं। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इसके बारे में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कोलैबोरेशन में एज ए नॉलेज पार्टनर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक काउंसिल डेवलप किया है ताकि उत्तर प्रदेश के जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं या हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्लोबल एरेना में मार्केटिंग में एक्सपोर्ट करने में आसानी हो। और उस पॉइंट्स को यहाँ पे कोट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हो गए, प्रॉब्लम्स हो गए, चैलेंजेस हो गए जो उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश स्टेट कहीं ना कहीं हॉर्टिकल्चर से संबंधित फेस कर रहा है। अब हम आगे चलेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाई हैं और क्या क्या प्रोग्राम्स और स्कीम चलाई गई हैं हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शंस के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए। तो नंबर 1 पे पहला जो हमने स्कीम यहाँ पे डिस्कस किया है वो है आपका सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। ये बहुत ही दमदार मज़ेदार एक तरह से सेंटर ऑफ एक्सेलेंस से करके एक स्कीम है
और लमसम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ सेंटर बन चुके हैं, कुछ जगहों पे अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है ICFA का एक वर्क है, इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का, जो कि यूपी स्टेट एग्री काउंसिल बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, ग्रीन हाउसेज एंड पॉली हाउसेज टेक्नोलॉजी से संबंधित स्कीम है। उसके अलावा इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन है, फ्रूट बेल्ट डेवलपमेंट स्कीम है, हॉर्टिकल्चर मॉडल विलेजेस उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं ब्लॉक लेवल पे। हाईटेक नर्सरी जो मैंने मेंशन किया था उसका भी एक लाइन यहाँ पे मेंशन किया। यूपी बेटल प्रोडक्शन प्रमोशन स्कीम भी चल रही है उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा यूपी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2022 की है, ये भी इसी से ही रिलेटेड रहेगा। और यूपी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2023 की, वो भी इसमें आपको मेंशन करना होगा। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं। और नेक्स्ट क्या है कि आपका पोटैटो से संबंधित एक पॉलिसी 2013 की कब की है उसके लिए है। और कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं, जैसे कि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर करके आगरा में बनाया गया। तो इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट की गई। अब हम इन्हीं पॉलिसीज़ या इनिशिएटिव्स को सीक्वेंस वाइज देखते हैं। नंबर 1 पे हमने क्या किया कि यूपी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, प्रोग्राम्स एंड स्कीम। ये जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड समस्याएं हैं, या यहाँ पे एक क्वेश्चन किया था कि मेजर फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय द उत्तर प्रदेश सरकार फॉर हॉर्टिकल्चर। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या क्या सहायता दी जाती है, क्या क्या साधन मुहैया कराया जाता है आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के प्रोडक्शंस के बढ़ाने के लिए, एरिया के एक्सपेंशन करने के लिए, या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को प्रमोट करने के लिए क्या क्या फैसिलिटेशन दिया जाता है, क्या क्या सपोर्ट दिया जाता है, क्या क्या सहायता दी जाती है। उसी चीज़ का सॉल्यूशन हमने यहाँ पे अलग अलग उन्वान से मेंशन किए। जैसे कि यूपी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं, फैसिलिटेशन का मतलब इनिशिएटिव्स हो गया, फैसिलिटेशन का मतलब कि क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम से क्या क्या फैसिलिटेट करती है उत्तर प्रदेश सरकार हॉर्टिकल्चर की समस्याओं से निपटने के लिए, या हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन या प्रमोशन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका स्कीम्स है, हॉर्टिकल्चर से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, या हॉर्टिकल्चर का नॉर्मल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या एरिया एक्सपेंशन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की क्या क्या स्कीमें हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशंस हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया आपके सामने। पहले नंबर पे हमने यहाँ पे मेंशन किया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम्स है। इसका टारगेट क्या है कि 2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। एक एग्रीकल्चर से संबंधित एक आपका वेजिटेबल से संबंधित होगा, दूसरा आपका फ्रूट से संबंधित होगा। तो यूपी में मान के चलिए टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो सभी में डिस्ट्रिक्ट में 2-2 करके बन जाएंगे। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2-2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाए जाएंगे। ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक तरह से एग्रीमेंट साइन किया या MOU साइन किया है, किससे, इजराइल गवर्नमेंट से और नेदरलैंड गवर्नमेंट से या डच गवर्नमेंट से। तो नेदरलैंड और डच यानी कि नेदरलैंड या डच कह सकते हैं उसको आप, और दूसरे नंबर में इजराइल, इन दोनों की सहायता से उत्तर प्रदेश में उनका टेक्निकल सपोर्ट होगा, नॉलेज बेस्ड सपोर्ट होगा, किसका, इजराइल का और आपका नेदरलैंड का। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में उत्तर प्रदेश सरकार हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना रही है, ताकि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और उसमें सहायता दी जाए। ठीक है, तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है ये डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक, क्रॉप स्पेसिफिक भी होगा। डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक का मतलब कि जैसे बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पार्टिकुलर कोई क्रॉप्स उगाई जाती थी पहले, तो उसी को वहाँ पे उस क्रॉप्स के लिए वहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस वही चुन लिया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब ये कर दिया यहाँ पे कि बाराबंकी सोनिकपुर विलेज में एक है इंडो डच, डच का मतलब कि नेदरलैंड की सहायता से सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया गया है। ये वेजिटेबल्स के लिए बनाया गया। ठीक है, किसके लिए बनाया गया, सब्जियों को पैदावार को बढ़ाने के लिए। ऐसे देखिए मिर्जापुर में एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया गया है, देवरी कला विलेज करके मिर्जापुर का कोई है। तो वहां पे क्या है, ये आपका जो है ड्रैगन फ्रूट का मतलब कटहल वटहल टाइप, इस तरह से जैक फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट जो भी है, उसके प्रोडक्शन के बढ़ाने के लिए किया गया है। ऐसे देखेंगे आप झांसी में एक जगह बरुआ सागर करके जो वहाँ का लेक, झील और बांध है, उसके पास कोई गांव होगा, वहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सिट्रस फ्रूट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया गया है। तो ये डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक और क्रॉप स्पेसिफिक है। हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जिस चीज़ की आशाएं ज़्यादा हैं प्रोडक्शन करने की या पोटेंशियल ज़्यादा हैं, उसी को पार्टिकुलर टारगेट करके, और हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस या तो कुछ डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा चुका है या कुछ डिस्ट्रिक्ट में अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट में अभी कंप्लीटली बन के तैयार नहीं हुए, और कुछ डिस्ट्रिक्ट में बन करके तैयार हो चुके हैं। तो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन के रेडी हो चुके हैं और ये फंक्शनल भी हैं। अब इसी को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की अगर बात करते हैं तो यूपी गवर्नमेंट इज सेटिंग 2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, COE का मतलब सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट
में डेडिकेटेड टू डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैं ये पार्टिकुलर किसी क्रॉप स्पेसिफिक ही लेकर के बनाए गए हैं, ठीक है, विद सपोर्ट ऑफ इजराइल एंड नेदरलैंड। ये नेदरलैंड और इजराइल के सपोर्ट से ही बनाए जा रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, ठीक है। उसके अलावा देखिए एग्जांपल के तौर पे झांसी के बरुआ सागर में जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया गया है, झांसी क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का जो कि बुंदेलखंड में पड़ता है। वहाँ पे कोई बरुआ सागर झील या एक तरह से बांध है, तो उसके पास कोई गांव होगा, तो वहाँ पे एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया गया है मेनली सिट्रस फ्रूट के प्रोडक्शन के लिए या उसको बढ़ावा देने के लिए। किससे रिलेटेड है, सिट्रस फ्रूट से रिलेटेड है। और ये सहायता किसकी ली गई है, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट। ये इंडो इजराइल का मतलब कि इजराइल गवर्नमेंट की सहायता से ये बनाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये इसमें क्या होगा कि ये मेनली जो सिट्रस फ्रूट में आपका जैसे लाइम हो गया, किन्नो हो गया, ऑरेंज हो गया और लेमन हो गया, तो लाइम है, लेमन है, किन्नो है, ग्रेप वाइन है, इस तरह के फ्रूट्स के प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए जो भी टेक्निकल सहायता होगी किसानों को, ट्रेनिंग तक भी प्रोवाइड किया जाएगा और उसके अलावा सैंपलिंग तैयार करना और टेक्निकल सपोर्ट देना, ये सारे के सारे कार्य इससे किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का हमने दूसरा एग्जाम्पल भी कोड कर दिया। 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट का तो एग्जाम्पल कोड नहीं किया जा सकता, बस एज ए केस स्टडी हमने 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट का ही एक आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके देखिए बाराबंकी का एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है सोनिकपुर विलेज में। कहाँ पे है, सोनिकपुर विलेज में। तो बाराबंकी में जो सोनिकपुर विलेज है, गांव है, वहां पे एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस किसकी सहायता से बनाया गया है, ये आपका नेदरलैंड की सहायता से बनाया गया, डच के सपोर्ट से। डच का मतलब नेदरलैंड की सहायता से बनाया गया। ये वेजिटेबल के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे कार्य किया करेगा। उसके अलावा मिर्जापुर का एक देवरी कला विलेज है। क्या नाम है, देवरी कला विलेज है। यहाँ पे जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया गया है वो ड्रैगन फ्रूट्स के लिए बनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखिए दीज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस आर नॉट जस्ट फील्ड्स एंड ग्रीन हाउसेस, रादर लर्निंग हब्स, demonstrations and training on latest crop varieties and technologies from productions to market। ये जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैं ये खाली एक लैब तक कार्य नहीं करेंगे कि एक लैब बना दिया गया है और उनको जो है हरी पट्टी, हरी मतलब कि पर्दे से ढक दिया गया या पॉलीथीन से ग्रीन कलर की, ठीक है, और वहाँ पे सैपलिंग या इस तरह की फ्रूट्स पैदा किए जा रहे हैं या वेजिटेबल पैदा किए जा रहे हैं। ये खाली यहीं तक सीमित नहीं है, ये किसानों को प्रोडक्शन से लेकर के मार्केट तक जितनी भी समस्याएं आती हैं हर लेवल पे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सपोर्ट करेगा। चाहे वो किसानों को, उससे संबंधित किसानों को ट्रेनिंग की बात हो, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया लर्निंग है, मतलब कि ट्रेनिंग दिया जाएगा, डिमोन्स्ट्रेशंस एंड ट्रेनिंग एट लेटेस्ट क्रॉप वैरायटीज, अलग अलग क्रॉप वैरायटीज की जो सीड्स हैं और क्वालिटीज हैं या ब्रीड्स हैं कि कौन कौन सी क्रॉप्स किस टाइम उगाई जाए और कौन कौन सी क्रॉप उस एरिया में ज़्यादा सुटेबल्स होगी, किससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इनकम बढ़ जाएगा, वो सारे के सारे यहाँ पे मुहैया कराई जाएंगी। उसके बाद में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। एंड टेक्नोलॉजी भी किसानों को उससे अवगत किया जाएगा, बताया जाएगा। प्रोडक्शन से लेकर के मार्केट तक संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान इस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में होगा। ये यूपी गवर्नमेंट की अपनी इनिशिएटिव्स है और अपनी स्कीम है, बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है जो कि मेनली हॉर्टिकल्चर और वेजिटेबल्स के प्रोडक्शंस में बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अदर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, जैसे 1-2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हमने और भी मेंशन किया, जैसे बस्ती में जो बनाया गया है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस वो किससे रिलेटेड है, फ्रूट एंड वेजिटेबल से रिलेटेड है। बस्ती वाला आपका जिला बस्ती, वेजिटेबल इन कन्नौज में जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया गया वो वेजिटेबल से संबंधित है आपका। ऑर्नामेंट आलमबाग वाला जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है वो आपका ऑर्नामेंट से रिलेटेड है। ऑर्नामेंट का मतलब कि जो एरोमा होता है, एसेंट हो गया, स्प्रे वगैरह से रिलेटेड, यानी कि फ्लावर वगैरह जो भी है उससे रिलेटेड रहेगा। उसके अलावा सहारनपुर वाला जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है वो आपका हनी यानी कि बी कीपिंग से रिलेटेड है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, हमने 7-8 यहाँ पे डिस्क्राइब किए ओनली। अब देखिए नेक्स्ट स्कीम हमने उत्तर प्रदेश की और मेंशन की, एक है आपका चैम्बर, उसका नाम है इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। क्या नाम है, ICFA, इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। इसने एक काउंसिल बनाया है, उसका नाम है
यूपी स्टेट एग्री काउंसिल। तो इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर हेड कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कॉन्स्टिट्यूट किया है? यूपी स्टेट एग्रीकल्चर काउंसिल। तो यूपी स्टेट एग्रीकल्चर काउंसिल को बनाया है इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ने। किस लिए बनाया है? ताकि एग्रो इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। ये जो संस्था है यूपी स्टेट एग्री काउंसिल, इसको बनाया किसने है? इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ने बनाया है। इसका पर्पस क्या है? एग्रो इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्सपोर्ट को बढ़ाना। फोकस ऑन सस्टेनेबल एग्री प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब कि क्लाइमेट रेजिलियंस क्रॉप्स, उसके अलावा जो अननेसेसरी वेस्टेज होते हैं एग्रीकल्चर में, जैसे कि वाटर हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और जो ट्रेडिशनल या आपका नेचुरल फार्मिंग है उसको बढ़ावा जाए। नेक्स्ट पॉइंट आपका इनहैंसिंग मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस यानी कि लोगों को मार्केट से जोड़ा जाएगा, क्रॉप्स जो है उसको मार्केट में आसानी से पहुंचाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सपोर्टिंग एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट लेवल पे भी सपोर्ट दिया जाएगा किसानों को। इट वुड फोस्टर कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट एंड फार्मर्स। ये गवर्नमेंट्स को, फार्मर्स को और आपका एग्री एक्सपर्ट्स को, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन का कार्य करेगी। अगर आपके सामने क्वेश्चन रखता है कमीशन कि मान के चलिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी एनजीओ का नाम लीजिए, तो हमने लास्ट ईयर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाला जो एक काउंसिल के बारे में मेंशन किया, तो वो एक एनजीओ हो गया। ऐसे आपका यूपी स्टेट एग्री काउंसिल, ये क्या है? एक एनजीओ हो गया। ठीक है, क्योंकि ये मेनली बनाया गया किसके द्वारा? इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा बनाया गया। तो इस तरह से आप एनजीओ का एग्रीकल्चर में क्या रोल है, एनजीओ का रूरल डेवलपमेंट में क्या रोल है, तो इन पॉइंट्स को आप कोड करके अलग से भी कॉपी में उसके साथ अटैच कर सकते हैं एनजीओ वाले कॉलम्स में। देखिए, एडॉप्शन ऑफ ग्रीन हाउसेज एंड पॉली हाउस टेक्नोलॉजी। एडॉप्शन ऑफ ग्रीन हाउस एंड पॉली हाउस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रही है, उसका नाम है इंटेग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन। क्या है? इंटेग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन। तो इंटेग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और ये प्रोग्राम है। अब इसकी जगह मिर्थ करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया है नया प्रोग्राम या नई स्कीम, उसका नाम है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MITH, मिर्थ। ये इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन, इसकी जगह अब नई स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है, उसका नाम है मिर्थ, यानी कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन था, इसके द्वारा उत्तर प्रदेश में टोटल 45 डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया गया था, या 45 पॉकेट्स को सेलेक्ट किया गया था। उन 45 पॉकेट्स में या डिस्ट्रिक्ट्स में सब्सिडी दिया जाएगा और पॉली हाउसेस बनाए जाएंगे किसानों के लिए। क्या बनाए जाएंगे? पॉली हाउसेस बनाए जाएंगे, या एक तरह से जो ग्रीन हाउस होता है, ताकि किसान कंट्रोल्ड वे में एग्रीकल्चर कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए सब्सिडी दी जाती है, और किसके द्वारा दी जाती है? इस मिशन के द्वारा दी जाती है। उसी पॉइंट्स को मैंने मेंशन किया, एडॉप्शन ऑफ ग्रीन हाउसेस एंड पॉली हाउसेस। ग्रीन हाउसेस, पॉली हाउसेस से तात्पर्य क्या है कि जैसे लकड़ी लगा करके या बांस से या आपका क्या कहते हैं लोहे की ऐसे फट्टी लगा करके चारों तरफ उसको ऐसे तंबू की तरह ग्रीन कलर की प्लास्टिक से ढक दिया जाता है, और उसमें कंट्रोल्ड वे में किसान अपना कुछ भी पैदा करते हैं। तो उस तरह के पॉली हाउसेस को या ग्रीन हाउसेस को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया स्कीम चलाया है, और ये स्कीम एक्चुअल में है किसके द्वारा फंडेड है? इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन के द्वारा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। टोटल उत्तर प्रदेश में 45 डिस्ट्रिक्ट्स को इसके अंतर्गत सिलेक्ट किया गया था, बट 44 डिस्ट्रिक्ट्स में इसके द्वारा सब्सिडी दी गई है इस स्कीम के द्वारा, उसी को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। स्टेट गवर्नमेंट ऑफर 50% सब्सिडीज फॉर पॉली हाउस एंड ग्रीन हाउस कंस्ट्रक्शन। कितना परसेंट सब्सिडी दी जाती है? 50% सब्सिडी दी जाती है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पॉली हाउस बनाने के लिए या ग्रीन हाउस बनाने के लिए। ठीक है,
फार्मर्स इन 44 डिस्ट्रिक्ट, ओनली 44 डिस्ट्रिक्ट में ये कार्य चल रहा है, जबकि जब इनाग्रेशन किया गया था ये स्कीम तब 45 डिस्ट्रिक्ट का नाम शामिल किया गया था उत्तर प्रदेश के, बट ये 44 डिस्ट्रिक्ट में ये कार्य मतलब कि टारगेट किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। और उन 44 में से 24 डिस्ट्रिक्ट में ये इंप्लीमेंट भी किया जा चुका है ये स्कीम, ठीक है। आर एडॉप्टेड दिस टेक्नोलॉजी, आउट ऑफ इट 24 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी है ऑपरेशनल फैसिलिटीज। 24 डिस्ट्रिक्ट में जो 44 डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के सेलेक्ट किए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जहां पे पोली हाउसेस बनाए जा रहे हैं और या आपका क्या कहते हैं ग्रीन हाउसेस बनाए जा रहे हैं, उन 44 डिस्ट्रिक्ट में 24 डिस्ट्रिक्ट में ये स्कीम इंप्लीमेंट हो चुकी है, वहां बन चुका है और किसान खेती कर रहे हैं उन्हीं पोली बैग या पोली हाउस के अंदर, ठीक है। वाइल रिमेनिंग 20 डिस्ट्रिक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन, और 20 डिस्ट्रिक्ट में अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। तो टोटल 44 डिस्ट्रिक्ट यूपी का सेलेक्ट किया गया था, वहां पे पोली हाउस या पोली बैग या एक तरह से ग्रीन हाउस चैम्बर बनाया जाएगा खेती करने के लिए कंट्रोल्ड वे में, और कोई भी क्रॉप किसी टाइम भी पैदा कर सकते हैं फिर उसके द्वारा, ठीक है। और अंडर कंस्ट्रक्शन 20 है और 24 में एक तरह से फंक्शनल है, ये बन चुका है। दिस स्कीम सपोर्टेड अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड स्कीम, ये स्कीम सपोर्टेड किसके द्वारा है? 2 स्कीमों के द्वारा इस स्कीम को सपोर्ट किया गया है, पोली हाउस या ग्रीन हाउस वाले स्कीम को, ठीक है। एक तो एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड स्कीम के द्वारा सपोर्ट किया गया है और दूसरा सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है इसमें इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन के द्वारा, ठीक। इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन के द्वारा और आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के द्वारा यहाँ पे इसको सपोर्ट दिया जाता है इस स्कीम को। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की है। क्यों उत्तर प्रदेश है? क्योंकि इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन जो है ये स्कीम अब नई स्कीम के नाम से जानी जाती है, MIDH मिर्थ करके, और मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर उसमें 60-40 का रेशियो होता है, यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंटर का 60% फंड होता है और 40% फंड कौन देती है? स्टेट गवर्नमेंट देती है। अब उसी मिर्थ को पहले मिर्थ की जगह पे क्या हुआ करता था? इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन हुआ करता था, ठीक है, बट अब वो मिर्थ हो गया। तो इस तरह से इसमें फंडिंग किसके द्वारा आई है? सेंटर और स्टेट के द्वारा। तो स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें फंड मतलब लगा हुआ, कहने मतलब ये, और प्लस एग्री इंफ्रा फंड का भी इसमें फंड लगा हुआ है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? उत्तर प्रदेश है। 50% किसान के जेब में एक तरह से सब्सिडी के तौर पर जाएगा मेनली, और किसानों का करना क्या होगा? आपका पोली हाउस बनाएंगे या एक तरह से ग्रीन हाउस बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक स्कीम है कि जो इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन है उसी को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2014-15 में लॉन्च की गई थी। 45 डिस्ट्रिक्ट से स्टेट के इसके अंदर कवर हैं। प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर, स्पाइसेस, मेडिसिनल क्रॉप्स एंड प्लांट्स, ये इसके अंतर्गत IHDM के अंतर्गत शामिल किया गया था, ठीक है। तो उसी स्कीम का मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा ब्रीफ और दे दिया आपके सामने, बट ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम कोर नहीं है। बट उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंटेशन यानी कि अगर इनिशिएटिव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं, यानी कि उसी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन वे क्या है। कोई भी स्कीम चाहे वो सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, फाइनली इंप्लीमेंट कहाँ होगी? यूपी में होगी, स्टेट में होगी। तो उसका इंप्लीमेंटेशन वे क्या है? यहाँ पे आपने देखा 45 डिस्ट्रिक्ट को एक तरह से कवर किया गया था इस स्कीम के अंतर्गत, बट इंप्लीमेंटेशन लेवल पे हम देख रहे हैं मात्र 44 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया है यहाँ पे, ठीक है। 44 में से 24 में तो पोली बैग या पोली हाउसेस बन चुके हैं और 20 में अंडर कंस्ट्रक्शन है। फ्रूट बेल्ट डेवलपमेंट स्कीम, अगला स्कीम हम देखते हैं यहाँ पे, फ्रूट बेल्ट डेवलपमेंट स्कीम। फ्रूट बेल्ट डेवलपमेंट स्कीम का मतलब क्या है कि कुछ एरियाज में जहां पे कोई पार्टिकुलर फ्रूट्स, जैसे कि आपका मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, आपका आंवला हो गया, गूसबेरी, आंवला मतलब गूसबेरी, तो इंडियन गूसबेरी, तो आंवला हो गया, आम हो गया यानी मैंगो, और आपका गुआवा यानी कि अमरूद। तो आम, अमरूद, आंवला सब आ से है, आम, अमरूद, आंवला, इन तीनों फ्रूट्स के लिए फ्रूट बेल्ट उत्तर प्रदेश सरकार में बनाए जा रहे हैं। टोटल 39 डिस्ट्रिक्ट से में फ्रूट बेल्ट बनेंगे। कितने डिस्ट्रिक्ट में? 39 ब्लॉक्स में, सॉरी 39 ब्लॉक्स में ये फ्रूट बेल्ट बनेंगे। टोटल डिस्ट्रिक्ट है आपका 15 डिस्ट्रिक्ट में, 15 डिस्ट्रिक्ट के 39 ब्लॉक्स में फ्रूट बेल्ट डेवलपमेंट स्कीम इंप्लीमेंट किया गया है। उत्तर प्रदेश का कोर स्कीम है, यूपी गवर्नमेंट की ही स्कीम पूरी है ये फ्रूट बेल्ट डेवलपमेंट स्कीम। ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है कितने?
आपके 39 ब्लॉक्स में, 15 डिस्ट्रिक्ट के यानी कि 15 जनपद के 39 ब्लॉक में आपका फ्रूट बेल्ट डेवलपमेंट स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है। इसमें हम क्या देखते हैं कि मेनली तीन मतलब कि फ्रूट्स को टारगेट किया गया है। एक आपका मैंगो यानी कि आम, एक आपका गुआवा यानी कि अमरूद और आंवला। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे देखिए सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके अलावा वाराणसी हो गया, बागपत हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, अयोध्या हो गया, कौशाम्बी हो गया। इन डिस्ट्रिक्ट्स में टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट है, हमने मेजर 3-4 डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन किया आपके ठीक सामने। अब देखिए गुआवा यानी अगर अमरूद की बात करते हैं तो अमरूद के लिए मात्र 6 ब्लॉक्स ही टारगेट किए गए हैं। इस 39 ब्लॉक्स में से अमरूद के लिए 6 ब्लॉक्स टारगेट किए गए हैं 2 डिस्ट्रिक्ट्स के। एक आपका बदायूं डिस्ट्रिक्ट है और दूसरे नंबर पे आपका कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट है। तो कौशाम्बी और बदायूं डिस्ट्रिक्ट के 6 ब्लॉक्स में ही गुआवा जो है यानी अमरूद का फ्रूट बेल्ट बनेगा। अमरूद का फ्रूट बेल्ट कहाँ कहाँ बनेगा? 6 डिस्ट्रिक्ट में बनेगा यूपी के, और वो 6 ब्लॉक्स में बनेगा यूपी के 2 डिस्ट्रिक्ट के। इसमें से एक आपका कौशाम्बी है, दूसरे नंबर में आपका बदायूं है। ऐसे आंवले की अगर बात करते हैं तो आंवला मात्र 2 ब्लॉक्स में बनाया जाएगा प्रतापगढ़ के। तो प्रतापगढ़ के 2 ब्लॉक्स में आंवला का फ्रूट बेल्ट बनाया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा 31 ब्लॉक्स टारगेट किया गया। 31 ब्लॉक्स आपका 13 डिस्ट्रिक्ट के 31 ब्लॉक से, 13 डिस्ट्रिक्ट से 31 ब्लॉक नहीं 31 ब्लॉक्स में। तो 31 ब्लॉक्स आपका ये हो गया, 6 ब्लॉक ये हो गया आपका, और ये 2 ब्लॉक्स हो गया। तो 6 2 8 और 31 कितना हो गया? 39 ब्लॉक्स हो गए। तो 39 ब्लॉक्स में से 2 ब्लॉक्स आपका जो है आंवले के लिए प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट का है, और 6 ब्लॉक्स आपका कौशाम्बी और बदायूं का है। 3-3 ब्लॉक्स मान लीजिए या जो भी हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 13 डिस्ट्रिक्ट के 31 ब्लॉक्स में मैंगो का एक तरह से फ्रूट बेल्ट बनेगा। ये जो मैंगो वाला फ्रूट बेल्ट है वो 13 डिस्ट्रिक्ट में से कौन कौन डिस्ट्रिक्ट है? जैसे कि आपका लखनऊ हो गया आपका नंबर 1 पे, नंबर दूसरे पे आपका लखनऊ के बगल में आपका ये है लखीमपुर, ये अरे आपका क्या कहते हैं सीतापुर है। उसके अलावा उन्नाव है, और ये आपका इधर वाला है सहारनपुर है। इस तरह के डिस्ट्रिक्ट आपके जो है 13 डिस्ट्रिक्ट में हैं इंक्लूड, जो मेनली मैंगो के लिए हैं। हॉर्टिकल्चर मॉडल विलेजेस उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है, जो कि ब्लॉक लेवल पे एक बहुत ही मॉडल विलेज बनाया जाएगा हॉर्टिकल्चर के लिए। ठीक है, तो टू डेवलप हॉर्टिकल्चर विलेज मॉडल विलेज इन एवरी ब्लॉक्स ऑफ द स्टेट्स। उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक्स में एक हॉर्टिकल्चर मॉडल विलेज बनाया जाएगा, और वहां पे गवर्नमेंट स्पेशल सहायता देगी। ठीक है, टू इंक्रीज हॉर्टिकल्चर एरिया फ्रॉम 11% से 16%। तो इसमें 2 टारगेट किया गया है। एक तो हॉर्टिकल्चर एरिया में खेती कितनी होती है? मात्र 11% एरिया में हॉर्टिकल्चर की खेती होती है। उस 11% को ला करके 16% पे खड़ा कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हॉर्टिकल्चर प्रोसेसिंग कितना होता है उत्तर प्रदेश में? ये मात्र आपका 6% पे होता है, और उसको आपका 20% लेकर के आना है। तो 6 से आपको 20% पे लेकर के आना है। मॉडल विलेज जो है इंस्पेक्टेड बाय द डिप्टी डायरेक्टर, और एक डिप्टी डायरेक्टर होंगे जो वहां पे भी ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे। उसके अलावा जो है DHO यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर, इस तरह के लोग उसको टाइम टू टाइम विजिट करते रहेंगे। उन्हीं के निरीक्षण में ये मॉडल विलेज में काम चलता रहेगा। तो हर ब्लॉक का एक मॉडल विलेज बनाया जाएगा, वहां पे हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शंस को बढ़ावा जाएगा। ठीक है, और वो उसी क्रॉप्स को सेलेक्ट किया जाएगा जो वहां पे मोस्ट सुइटेबल्स होगा, या उसमें प्रोडक्शंस में वो पहले से एक्सीड करता था, लीडिंग रोल था उसका, या वहां पे पोटेंशियल ज्यादा है। इनकरेजिंग फ्रूट क्रॉप्स, इसके द्वारा क्या टारगेट होगा? ताकि फ्रूट्स क्रॉप्स को बढ़ाया जाए। फ्रूट क्रॉप्स में देखिए इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन से, जैसे कि आपका ड्रैगन क्रॉप्स हो गया, उसके अलावा फ्रूट्स हो गया, स्ट्रॉबेर्री हो गया, डेट हो गया, एप्पल हो गया, प्लूम हो गया, बेसिल हो गया। इस तरह के कुछ क्रॉप्स को मेंशन किया गया है, और उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसके एरिया का एक्सपेंशन करने के लिए, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, या उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए। फार्मर विल इनकरेज टू बिल्ड कोल्ड स्टोरेज नियर मार्केट। ग्राउंड लेवल पे या ग्रास रूट लेवल पे या विलेज लेवल पे कह सकते हैं कि फार्मर अपने कंबाइन होकर के मिल करके एक जॉइंट वेंचर में कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, ताकि मार्केट के आसपास में और इस तरह की इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। यूपी डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर इंडस्ट्रियल यूज। ठीक है, और इस स्कीम के लिए उत्तर प्रदेश का एक जो डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। कहाँ पे? जैसे बस्ती है, प्रयागराज है, सहारनपुर है, झांसी है, इस तरह के डिस्ट्रिक्ट में। तो बस्ती में ट्रेनिंग दी जाती है,
आपका सहारनपुर में ट्रेनिंग दी जा रही है इस स्कीम के लिए, प्रयागराज में ट्रेनिंग दी जा रही है, झांसी में, ठीक है। तो बस्ती, सहारनपुर, प्रयागराज, झांसी, इस तरह के डिस्ट्रिक्ट्स में जो हॉर्टिकल्चर मॉडल विलेज है उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है किसानों को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हाईटेक नर्सरीज, और 150 हाईटेक नर्सरीज बनाई जाएंगी पूरे उत्तर प्रदेश में, और उनका काम क्या है कि सैपलिंग को तैयार करना या एक तरह से पौधे का वो तैयार करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये इजराइल के सपोर्ट से बनाई जाएगी, इजराइल की टेक्नोलॉजी यूज होगी। अगली स्कीम हमने मेंशन की है बिटल से रिलेटेड, तो यूपी बिटल प्रोडक्शंस आपका प्रमोशन स्कीम। यूपी बिटल प्रोडक्शंस प्रमोशन स्कीम का मतलब बिटल वाइन, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। बिटल वाइन का मतलब क्या, आपका जो पान होता, पान का पत्ता, ठीक है। तो पान के पत्ते की खेती को बढ़ावा करने देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्पेसिफिक स्कीम है, और 2023 या ऐसे आसपास में ये स्कीम लाई गई थी। तो उत्तर प्रदेश बिटल प्रोडक्शन प्रमोशन स्कीम। बिटल का मतलब क्या होता है, पान का पत्ता। पान के पत्ते की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्कीम लाई है, उसका नाम है यूपी बिटल प्रोडक्शन प्रमोशन स्कीम। इसमें 50% जो है एक तरह से इंसेंटिव्स के तौर पे गवर्नमेंट बियर करेगी खर्चा, और ये किसानों को डायरेक्ट खाते में पैसा खाली ट्रांसफर किया जाएगा इसके अंतर्गत। और शर्त ये होगी कि 1500 स्क्वायर मीटर में वो पान के पत्ते की खेती करें, ठीक है। तो ऐसे किसान जो 1500 स्क्वायर मीटर एरिया में खेती कर रहे हैं पान के पत्ते की, उनको 50% जो है कॉस्ट इंसेंटिव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला जो स्कीम होता है उसके थ्रू किसानों के अकाउंट में, खाते में पैसा गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी चाहेगी, ताकि पान की खेती को बढ़ावा जा सके। नेक्स्ट क्या है कि यूपी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने लास्ट क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे भी हमने 2-3 पॉइंट्स मेंशन कर दिया। क्लस्टर एरिया अप्रोच इसमें अप्लाई किया गया है। तो क्लस्टर एरिया का मतलब क्या है कि मिनिमम आपका इतने हेक्टेयर पे एक क्लस्टर होगा, और मैक्सिमम आपका इतने एरिया पे होगा। तो मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम एरिया, उसी आधार पे आपको इंसेंटिव्स देगी उत्तर प्रदेश सरकार। तो उसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे है कि क्लस्टर एरिया एक्सटेंशन बेस्ड इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड, इसके अंतर्गत क्लस्टर एरिया बेस्ड इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि क्लस्टर अगर आपका छोटा है तो कम पैसे मिलेंगे, क्लस्टर आपका बड़ा है बट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, उसका मैक्सिमम लिमिट है क्लस्टर का आपका 350 हेक्टेयर तक हो सकता है। मिनिमम क्लस्टर का साइज आपका 50 हेक्टेयर हो सकता है। तो 50 हेक्टेयर से लेकर के आपका 350 हेक्टेयर के साइज का अगर आप क्लस्टर बनाते हैं फ्रूट प्रोडक्शन के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको मिनिमम 10 लाख रुपये, अगर 50 हेक्टेयर से थोड़ा सा से लेकर के एबव अगर कुछ साइज है इसका, जैसे 50 से 100, 100 से 200, 200 से 300, ऐसे होता नहीं। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने टारगेट किया, उसी को मैंने कंबाइन वे में मेंशन कर दिया यहाँ पे कि मिनिमम 10 लाख दिया जाता है, मैक्सिमम 40 लाख रुपये गवर्नमेंट बियर करती है, एज ए इंसेंटिव देती है, ठीक। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी, ये जो दोनों पॉलिसी है इसके बारे में हमने अगर डिटेल में भी पढ़ना है या कंसाइज मटेरियल आपको देखना है, तो आपका डिलाइट्स का एक तरह से हैंडबुक या हैंड आउट हमने अपने इसी चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, इसी नाम से है, ज्ञान सागर सिविल अकेडमी के नाम से, वहाँ पे उसको अपलोड कर दिया है। सॉरी, मतलब कि आप लोग उससे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी स्कीम को डिटेल में अगर देखना है तो हमने कम से कम 20 दिन 25 दिन पहले की बात है, उसी साइट पे गवर्नमेंट की सारी स्कीमों को डिटेल में हमने उसमें मेंशन है, और उसको भी वहाँ पे अपलोड किया था। तो यूपी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2023 के, इसके अंतर्गत कैपिटल सब्सिडीज और इंसेंटिव से प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे इन दोनों स्कीम का मैंने खाली ऐसे नाम ही मेंशन किया ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि अगर हमको हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कहीं कोई इंफॉर्मेशन पूछता है तो हमको इस तरह की स्कीमों के बारे में मेंशन करना जरूरी होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, देखिए, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, उसका नाम है पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। यूपी इस स्कीम के अंतर्गत 11,000 करोड़ रुपए का मेगा फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करेगी। स्कीम का क्या नाम है, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का टारगेट है
कि 11,000 करोड़ रुपए का मेगा फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया जाएगा यूपी में, ठीक है। और ये स्कीम इसमें मेन कंट्रीब्यूटर होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी मैंने कुछ स्कीमें मेंशन कर दी हैं, जैसे कि हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया है, फॉर्मेशन ऑफ ए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ये हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि ऐसे कुछ किसानों को सेलेक्ट करके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, ठीक है, और उसकी सब्सिडी वगैरह दी जाती है ताकि स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर को सहायता दिया जा सके। उसके अलावा प्रोजेक्ट चमन करके सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम चल रहा है, जो कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के आधार पे नॉलेज बेस या किसानों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है जीआईएस के थ्रू, तो प्रोजेक्ट चमन के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मिड करके है, जो मैंने यहाँ पे बताया कि इंटीग्रेटेड है, ये वाली जो स्कीम है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन। इस तरह की जितनी भी स्कीमें हैं उन सबको मर्ज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम लॉन्च किया था, उसका नाम था मिड, यानी कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो ये मिड करके है, MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसके लिए 60 और 40 का रेशियो होता है, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट मिला देती है उसी फंड को, और 90 और 10 का, यानी कि जो स्पेशल स्टेट हैं जैसे कि आपका हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट, उसके लिए या यूटी हैं, उन वहाँ पे उनको 10% देना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके केस में 90%। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नाम है मिड। मिड के फिर फर्दर 5 कंपोनेंट्स हैं। मिड में आपका जो है हॉर्टिकल्चर जो डेवलपमेंट बोर्ड है, वो कहीं ना कहीं ये वाला जो स्कीम है हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका एक तरह से नोडल एजेंसी के तौर पे कौन कार्य करती है, वही देखती है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अंतर्गत ही ये स्कीम चल रही है आपकी हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट, ठीक, प्रोग्राम। ऐसे मिड में आपका एक स्कीम है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन करके, जो पहले से चल रही थी। उसके अलावा जो है नॉर्थ ईस्ट में हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, और स्पाइसेस, बम्बू, इस तरह से कई एक स्कीमें चल रही हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी स्कीमें थी जो कि आपकी हॉर्टिकल्चर से संबंधित थी, हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए हैं। अब हमारी जो अगली क्लास होगी वो, जैसे मान के चलिए कि किस एरिया में मैंगो है, कहाँ पे फ्रूट्स, जैसे मैंगो कहाँ पे पैदा होता है, और स्पेशल गवर्नमेंट ने अगर कोई पार्टिकुलर स्कीम इसके लिए चलाई हो, या गुआवा से रिलेटेड, या आपका आंवला है, पोटैटो है, पीस है, वाइन क्रॉप्स हैं, तो उसके रिलेटेड कहाँ कहाँ पे पोटेंशियल्स है, यानी कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, किस एरिया में, एरिया स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक, और उसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या क्या इन स्कीमों को बढ़ाने के लिए, इन मतलब कि इसके एक्सपोर्ट्स के लिए, प्रोडक्शंस के लिए क्या क्या नई नई स्कीमें चलाई हैं, हम उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहीं पे हम एंड करते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल दी बेस्ट।